Welcome, my dear students. I hope that you all are fine and doing well. So today in this session, we are going to discuss very interesting thing of our finance market. As you all know that right now, just because of coronavirus disease, this world pandemic, entire global economy is going toward recession. And we have to fight against this disease, as well as we have to sort out the problems and issues regarding to our financial market as well. So this is a very crucial time for our government and for the heads, that how they are going to deal with this scenario, because it is really very hard for them to take decisions and to make reforms. But then also our Indian government have make a battle plan against this coronavirus disease, and this battle plan is going to help out the entire economy, and we wish that this will lead us toward the growth and development. Okay, so moving on to the slide, here you can see today I am going to discuss about the battle plan and the biggest reform by RBI. So this time RBI has made a biggest reform. It made so many changes in its policy as well as in its rates. So here, moving on to the slide, you can see that first battle plan of RBI is to ensure the liquidity in the market. Okay, so you have seen that now because of lockdown, the economy is going toward recession. Okay, what is recession? Recession exactly means mandi. Okay, अब ये मंदी का टाइम क्या होता है या मंदी कैसे होती है? When the entire economy is shut down, right now we all know in this lockdown, all the industries and entire companies are not working. They are not exactly working as they are working before. Okay, so just because of this, our development and our productivity is going downward, and just because of this downward productivity, there is scenario of recession in our economy. Okay, जब हमारी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, जब हमारे डेवलपमेंट जीरो हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो होती है वो रिसेशन में जाती है. तो हमने -5% की हमारी इकोनॉमी जो है वो -5 में जा रही है, मतलब वो इतना डाउन जा चुकी है कि वो नेगेटिव में जा रही है. एज पर दी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग करती हैं और एनालिसिस करती हैं. उसी में से एक है गोल्ड सैक्स, और उसके अलावा क्रिसल्स भी है. तो ये सारी एजेंसीज का काम ये होता है कि हर कंट्री के फाइनेंशियल सिनेरियो का एनालिसिस करने के बाद ये देखना कि उनकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और उनकी एंटायर इकोनॉमी का क्या सिनेरियो चल रहा है. ठीक है, तो अभी गोल्डसैक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमी है वो -5% में जा रही है, मतलब कंप्लीटली डाउनवर्ड इट इज गोइंग, एंड इट इज गोइंग डाउनवर्ड एज वेल एज ये भी माना गया है कि मे बी 2021 से 22 तक का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है आने वाला, इसमें भी हमारी इकोनॉमी शायद डाउन जा सकती है, क्योंकि इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ गए हैं हमारे इकोनॉमी में और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है. बट ये सारी चीजें तो हो गई, बट व्हाट आवर गवर्नमेंट इज थिंकिंग, हमारा जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग की जो एडवाइजरी कमेटी है, उन्होंने ये सोचा कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं और कैसे हम अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही साथ अब हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं वायरस एंड डिजीजेस के, उससे भी हम फाइट करेंगे. तो ये दोनों साइड की चीजों को देखते हुए सबसे पहले जो डिसीजन लिया हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने, वो ये था कि ही इंश्योर द लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो इन द मार्केट. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने लिया वो यही था कि हमारे मार्केट में अभी कैश इनफ्लो की बहुत ज्यादा जरूरत है. कैश के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना होगा. लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे फंड्स हमारी गवर्नमेंट इशू कर रही है, बहुत सारी रिबेट्स दी जा रही हैं, ताकि हमारे मार्केट में कैश के इनफ्लो को बढ़ाया जा सके और जो हमारी ये रिसेशन में जा रही इकोनॉमी को है
इसको हम बेटर बना सके, इसको थोड़ा ऊपर उठा सके. सो दिस डिसीजन इज ऑल्सो हैविंग द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, risk of inflation is there in this decision. Okay, so but inflation और recession दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो अभी हमें इन्फ्लेशन का रिस्क ले लेना चाहिए, वो ज्यादा ठीक है हमारे लिए in compare of going toward the recession. Okay, so as I made a video of RBI, you might have seen, इसके पहले के भी वीडियोस में मैंने आरबीआई के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने रिसेशन और इन्फ्लेशन की एग्जैक्टली मीनिंग जानी थी और कैसे सिनेरियो होते हैं हमारी इकोनॉमी में जब वो रिसेशन की तरफ जाती है और कब वो इन्फ्लेशन की तरफ जाती है. इन सारे सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए भी आरबीआई जो पॉलिसीज बनाती है या आरबीआई जो डिसीजन लेती है, वो सारी चीजें भी हमने डिस्कस की थी. तो यहाँ मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जब हमारी प्रोडक्टिविटी जीरो या फिर बहुत ज्यादा डाउन होती है, जब हमारे मार्केट में कैश या करेंसी की कमी हो जाती है, ऐसे टाइम पे हमारा रिसेशन होता है. ठीक है, और जब हमारे मार्केट में कैश का इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे टाइम पे हमारे इकोनॉमी जो होती है वो इन्फ्लेशन की तरफ जाती है. ठीक है, सपोज यू कैन टेक योर ओन एग्जाम्पल. अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में एक एग्जाम्पल लें कि अगर कोई भी चीज हमारे पास कम रहती है, किसी भी चीज का अमाउंट, किसी भी कॉमोडिटी का, प्रोडक्ट का अमाउंट हमारे पास कम रहता है, तब उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा रहती है. ठीक है, हम बहुत ज्यादा उसको संभाल के रखते हैं. ठीक है, और जब हमारे पास वही चीज ज्यादा अमाउंट में हो जाती है, तब हम उसकी वैल्यू हमारे लिए थोड़ी कम हो जाती है. सपोज दैट अगर आपके पास बस केवल 100 रुपए हैं, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये 100 रुपया इतना कम है आज के टाइम में अभी कि हम इसे संभाल के रखेंगे कि कहीं ये 100 रुपए भी हमारा ना चला जाए, इसलिए आप उसे खर्चा ना करके अपने पास संभाल के रखेंगे और आप अपने एक्सपेंस को ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश करेंगे और हर चीज को इग्नोर करेंगे. ठीक है, लेकिन वही अगर आपको 10,000 रुपया दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, वाह 10,000, तो आप तुरंत से लिस्ट बनाने लगेंगे कि हम कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं एंड ऑल. ठीक है, तो जब आपके पास 100 रुपए हैं और उसमें अगर आपको 50 रुपए का कोई सामान देगा तो आप उससे कम करवाएंगे कि नहीं 10 में दे दो, 20 में दे दो, हमारे पास बस केवल 100 रुपए हैं. लेकिन जब आपके पास 10,000 रुपए हैं, तब आपसे कोई 100 रुपए का सामान भी खरीदने के लिए बोलेगा तो आप तुरंत खरीद लेंगे. ठीक है, क्योंकि आप सोचेंगे अरे हमारे पास तो इतने पैसे हैं, उसमें से 100 रुपए अगर खर्च हो भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास पैसे ज्यादा रहते हैं, तब पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, और जब हमारे पास पैसे कम रहते हैं तब हमारे पैसे की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा हो जाती है. तो ये जो पैसे की वैल्यू होती है, इसे हम फाइनेंशियल टर्म या इकोनॉमिकल टर्म में बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी. ओके, यही होती है हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी. तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, हमारी जो मनी की परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस होती है, कम हो जाती है. ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम में हमारे मनी की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है और रिसेशन में जो होती है वो परचेजिंग पावर हाई होती है. यहाँ इन्फ्लेशन में कैसे रिड्यूस होती है कि जैसे हम लिक्विडिटी जब मार्केट में बढ़ाएंगे, मतलब मार्केट में पैसा, फंड्स गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, इतने सारे फंड हो रहे हैं, तो हमारे मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा. ठीक है, करेंसी का सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाएगा. सपोज जैसे अगर एमएसएमईज को बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो लोन जब लेंगे, लोन लेने के बाद उनके पास पैसा आएगा और उसी पैसे को वो मार्केट में लगाएंगे और इस तरह से हमारे पूरे मार्केट में पैसा सर्कुलेट होने लगेगा. और धीरे धीरे जब ये पैसा ज्यादा सर्कुलेट होने लगेगा तो उसकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी. ठीक है, परचेजिंग पावर मतलब ये होता है कि अगर कोई सामान आप पहले के टाइम में 10 रुपए में 10 सामान ले आते थे, लेकिन आज के टाइम में उस 10 रुपए में आप एक सामान भी नहीं ला पाएंगे. ठीक है, तो उस 10 रुपए की जो परचेजिंग पावर थी, क्रय शक्ति थी, उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी कि हम ज्यादा सामान ले आते थे, और अभी के टाइम में उस 10 रुपए की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर इतनी कम हो गई है कि हम उसमें कुछ नहीं ला पा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड महंगाई.
इसे कहते हैं महंगाई, कि जो चीज हम पहले 10 रुपए में बहुत ज्यादा ले आते थे, अभी हम एक भी नहीं ला पा रहे हैं। इट मीन्स सामान महंगा हो गया है, और यही होता है हमारा परचेसिंग पावर। और ऐसा सिनेरियो कब आता है? जब हमारे मार्केट में कैश का इनफ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। जब हमारे मार्केट में बहुत सारा कैश आ गया है, करेंसी नोट्स आ गए हैं, तो उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है और हमारी महंगाई बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक जनरल इन्फॉर्मेशन। बट अगर अभी हम हाल ही एकदम रिसेंट की बात करें, जब हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, तो इस टाइम फंड्स की बहुत जरूरत है हमें। और इस टाइम ये बहुत एकदम परफेक्ट डिसीजन है हमारे गवर्नमेंट का, फिनेंस मिनिस्ट्री का और हमारे आरबीआई के गवर्नर का, कि इस टाइम हमें फिनेंस की जरूरत है। इसीलिए फंड्स के थ्रू हमारे मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, in future it will create inflation, but right now it is the correct decision and we need to take this decision. Then after you can see that the second battle plan for fighting against this virus is to ensuring the bank credit flow sustained. अब बैंक में क्रेडिट फ्लो बना रहे। क्रेडिट फ्लो मींस जो बैंक होती है वो लोन देती है, ठीक है, वही उसी को हम कहते हैं क्रेडिट फ्लो। तो जब बैंक लोन देती है तो उसमें एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होती है आरबीआई की वो रेट जिसपे कि वो बैंक से लोन लेता है। ठीक है, जैसे आरबीआई भी जो होता है वो बैंक से पैसे लेता है और उसके बदले में वो जो इंटरेस्ट देता है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट अभी बहुत ज्यादा कम कर दी गई है। राइट नाउ 3.35% इट इज। ठीक है, अर्लियर इट वॉज 4% और मोर देन दिस। पहले ये 4% या उससे ज्यादा थी, इवन मार्च में ही ये 4% थी, एंड नाउ इन मे इट इज 3.35%। तो ये रिवर्स रेपो रेट को कम करने का जो डिसीजन है ये इसलिए लिया गया है ताकि हमारे मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो ज्यादा हो, इजीली बैंक लोन दे सके कस्टमर्स को, इसलिए यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया है। और ये जो रिवर्स रेपो रेट हमारी डाउन हुई है, इससे हमारे मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन होगी। ओके, सो दिस इज अ वेरी नाइस डिसीजन बाय आरबीआई गवर्नर फॉर फाइटिंग अगेंस्ट दिस वर्ल्ड पैंडेमिक। And then after, the third battle plan made by the RBI governor is relax the repayment pressures. So अब ये repayment pressures क्या है? Many like जो लोन लिए गए हैं पहले से, इन लोन को चुकाना है। ठीक है, EMIs जो दी जा रही हैं उसको एक्सटेंड किया गया है। आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है कि अब जो EMI है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 3 months के लिए। इसके पहले भी मार्च में भी आरबीआई ने दिया था, जिनकी भी जैसे मई तक का टाइम दिया गया था। मई तक का टाइम दिया गया था कि जिसने भी लोन्स लिया है या ईएमआईज ली है, अभी क्योंकि रिसेंटली किसी के पास बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए उनको पोस्टपोन कर दिया गया था कि वो इस महीने ना देके नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। सपोज जैसे कि अगर आपकी ईएमआई आपने 10 मंथ्स की थी, ठीक है, आपने कोई लोन लिया और उसके बाद आपने 10 मंथ्स का ईएमआई उस पर फिक्स किया। अब 10 महीने तक आपको अपना वो पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है। लेकिन अब आपको आरबीआई ने क्या एक फायदा दिया है कि आप 10 महीने की बजाय 13 महीने में उसको आगे पेमेंट कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं अपनी ईएमआई का। ठीक है, और अगर उसके अलावा भी अब ये जो बढ़ा दिया गया है अगस्त तक के लिए। ठीक है, अब आरबीआई ने एक और अच्छा डिसीजन लिया है कि अब जितनी भी ईएमआई है वो अगस्त तक रीपेमेंट कर सकते हैं। मतलब जितने भी लोन्स हैं उन लोन्स को चाहे बैंक को रीपेमेंट करना हो तो वो क्या कर सकते हैं, अगस्त तक का उनको टाइम दिया गया है और वो उसके ऊपर से उन्हें कोई बहुत एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, बस जो उनकी ईएमआई का अमाउंट बनता है उसको पोस्टपोन किया गया है। सो दिस इज अ वेरी नाइस बेनिफिट दे आर गिविंग टू द पब्लिक, और इससे काफी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं और बाकी सारे जो पब्लिक है उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सो इट विल गोइंग टू हेल्प आउट इकोनॉमी ऑफ आवर नेशन। Then after, the fourth plan made by the RBI is the minimizing market volatility. मार्केट की वॉलेटिलिटी को मिनिमाइज करना।
मतलब कि अभी हाल ही में जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं या फिर आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उसके अलावा जितनी भी एनबीएफसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएसएमईज हैं, उनको यहाँ पे लेंडिंग की परमिशन दी गई है। उनको कम से कम लोन पे कम से कम इंटरेस्ट पे लोन दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको विदाउट गारंटी, कोई जो गारंटी का इशू होता था पहले, उसमें विदाउट गारंटी लोन्स इशू करने के लिए यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो ये डिसीजन जो है, जो हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको बहुत ज्यादा कम कर देगा, उसे मिनिमाइज कर देगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 4 बैटल प्लान थे हमारे आरबीआई के, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं हमारे पूरी इकोनॉमी के लिए। इससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको भी इफेक्ट किया है इन सारे ही प्लान्स ने। ठीक है, और इसके अलावा जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल बिजनेस हैं, ठीक है, और जितने भी फाइनेंशियल बर्डन्स हैं उन्हें रिड्यूस किया गया है। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स थे उनको रिड्यूस किया गया है, वो कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो प्लान है बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। साथ ही साथ जो भी टर्म लोन का रीपेमेंट है उससे रिलेटेड डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस जो हैं हमारी इकोनॉमी को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, और इससे हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी और जितना भी मार्केट में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा था उससे काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आरबीआई ने 3.74 लाख करोड़ रुपए की फ्रेश लिक्विडिटी हमारी इंडियन इकोनॉमी में अभी डाली है। वेरियस स्कीम्स, वेरियस फंड्स निकाले गए हैं अभी आरबीआई के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग 3.74 लाख करोड़ रुपए की फ्रेश लिक्विडिटी इंडियन इकोनॉमी में डाली गई है। सो दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन बाय आरबीआई एंड इट इज अ बिगेस्ट रिफॉर्म यू कैन सी just because of this financial crisis, RBI is taking such kind of decisions. Okay, now here you can see that if we know about the gist of this entire scenario, the first thing that RBI has done, extended the moratorium till August. As I told you कि जो भी loans हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया गया है। अब जो मोरेटोरियम है वो अगस्त तक का टाइम दिया गया है। अगस्त तक सभी अपने टर्म लोन्स को और बाकी सारे लोन्स का रीपेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लिया गया है वो है रिड्यूसिंग टीडीएस बाय 25% टिल मार्च 2021। मतलब जो टीडीएस कटता था हमारा वो उसे 25% से रिड्यूस कर दिया गया है। टीडीएस के जो डिफरेंट स्लैब्स बने हुए थे उन सबको बहुत ज्यादा चेंज किया गया है और 25% तक की रिबेट यहाँ पे पब्लिक को दी गई है। देन आफ्टर आईटी रिटर्न्स नाउ कैन बी फाइल्ड टिल 30 ऑफ नवंबर। अब आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब 30 नवंबर तक आईटी रिटर्न्स को फाइल किया जा सकता है। देन आफ्टर ईपीएफ इज रिड्यूस्ड बाय 10% इंस्टेड। पहले जो हमारा ईपीएफ करता था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो अब जो ये प्रोविडेंट फंड होता है ये एम्प्लॉयज की सैलरी में से कटता है 12% अमाउंट, और सेम वही 12% अमाउंट जो कंपनी होती है वो भी इन्वेस्ट करती है। इस तरह से वो 24% बन जाता है और फिर उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। सो ये जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है इसे अब 10% कर दिया गया है, क्योंकि जैसा कि देखा गया है इकोनॉमी काफी ज्यादा रिसेशन की तरफ जा रही है। लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी फाइनेंस की, कंपनीज के पास भी इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, इसीलिए अब ईपीएफ के अमाउंट को 12% से 10% कर दिया गया है। और एक बहुत अच्छा डिसीजन हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये लिया है कि जो भी एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से कम है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, गवर्नमेंट खुद उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा इन्वेस्ट करेगी। ओके, सो दिस इज अ वेरी नाइस डिसीजन और इससे 3.5 करोड़ कंपनीज को फायदा होने वाला है और 72 लाख एम्प्लॉयज इसके बेनिफिट के अंडर में आएंगे। सो दिस इज अ वेरी नाइस रिफॉर्म मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो हियर आफ्टर द बैटल प्लान
as we have discussed the battle plan, after this we have Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So this battle plan was a step taken by RBI Governor Shaktikant Das, and after these steps of RBI Governor, few more steps are taken by our Finance Minister Nirmala Sitharaman. So here you can see that I am talking about Atmanirbhar Bharat, and as per this, what plan our Finance Minister has made for development of our economy and development of our country. Here we can see it is Atmanirbhar Bharat Part 1. In this part, we have supported MSMEs. Okay, MSMEs are the micro, small and medium enterprises, and now the package has been released from them and so many reforms has been made for developing our economy. Here we can see that this is the amount 3 lakh crore rupees. This collateral free automatic loans are given to the business, the small business and all MSME sectors. Okay, so 3 lakh crore package has been given over here to the MSMEs. And the next you can see is 20,000 crore subordinate debt for MSMEs. You might have known about this, that for development of our economy, Finance Minister has taken this step, and our eminent Prime Minister Mr. Narendra Modi has took this step of self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, and as per this scheme, what step they have taken, what decision they have made, you can see over here that in first step of Atmanirbhar Bharat, they have supported micro, small, medium enterprises, in which they have included all small businessmen, and even they can get loan very easily because, without any collateral or without any security. So here it is a very nice step taken by our Finance Ministry, because it is now going to help out the country. As we all know that just because of coronavirus disease, we all are facing a financial crisis, and there is lack of money in market. So here this decision will enhance the cash flow, will raise the amount of cash flow in the market. Suppose that you want to start any business. Okay, you can take example of your own, that you are now graduated and now you are planning to start any business, or you are thinking about any startup. So there you need a capital, a huge amount of capital you need for that. And whenever we need capital, we are going to bank and we are asking for loan. For that loan, you need to have some kind of security or guarantee for that particular amount of loan. But now what change has been made? Here you can see that now, as per this scheme of Atmanirbhar Bharat, each and every person who want to start their new business, they can take loan from bank, and without any guarantee or collateral, they can take loan. And these are the packages that has been released for this particular sector. 3 lakh crore collateral free automatic loans has been given, and 20,000 crore of the subordinate debts for MSME sector. Okay, so it is a very nice thing, and very good step has been taken now, because it is going to help out the entire economy and it will now start developing. Okay, now you can see the third point over here. This is 50,000 credit equity infusion through MSME fund. So these MSME fund are going to release 50,000 of credit equity. 50,000 credit equity they are going to provide. So it will help the businessman, the MSMEs, and gradually it will start developing. Okay, our economy will start developing, because as the cash flow will increase in the market, then it will start developing. Suppose that you have started your business and you have taken some amount of loan, and that loan amount you have invested in market. Suppose that we will take example from the ground level. Okay, you are going to start any shop. Okay, for that you will purchase some goods. Okay, some goods you will purchase, and when you will purchase that, those goods, you will pay that amount and you will hand over your money
to that particular person with whom you are going to purchase it. Okay. In this way, that person will get money and that person will purchase something and then he will hand over that money to somebody else, and in this way the money will get circulated over in the market. And when circulation of money will increase and circulation of money will start, by this the cash flow will increase and it will start developing our economy. Okay, because right now what is the problem we are facing is there is lack of money. People are not getting money just because of this lockdown period. They are not earning money, and right now we need money in our market. So these are the funds that has been released and it will help to increase cash flow in market. Then after here you can see that now new definition of MSMEs has been introduced over here in this scheme, and new definition I am going to show you. Here you can see that this is the new definition of MSMEs. So earlier in existing criteria there was another criteria which we were following earlier, but now we are going to follow this revised criteria of MSMEs. So in MSME, first of all, let me tell you the acronym of MSME. It is micro, small and medium enterprises. Okay, and in this three kinds of companies are coming under this: micro companies, small companies and medium companies. So this micro, small and medium, how we are going to identify or recognize that which company is a small company, which company is micro and which company is medium. So for that there is a criteria which you can see over here on the screen, and as per this criteria we are going to decide that which company is a small company and which company is medium, and same like that which is micro. Okay. So two kinds of organizations and companies are coming under this, that are manufacturing company and service. Okay. So you know very well that two sectors are here in the market. The one who are producers, that are the manufacturing companies, and the one who are serving, they are the service enterprises. So in manufacturing enterprises you can see the definition of micro companies. So erstwhile there was a criteria, existing criteria, as per which 25 lakh, this is the capital amount. The company who are having capital of 25 lakh rupees, they were coming under the micro companies. But now the criteria has been changed, and the company which is having capital of 1 crore rupees, they are coming under the micro companies. Okay. Now the next you can see over here is the small companies. In manufacturing sector, the definition of a small company is now 10 crore rupees. The company having capital of 10 crore rupees, they are called as small companies. But erstwhile there was another criteria which you can see over here is 5 crore rupees. The company which were having capital of 5 crore rupees, they were coming under the small company earlier, but now it is 10 crore rupees. So the amount of 10 crore rupees capital companies are coming under small companies. Now the next you can see over here is medium enterprises. Okay, in manufacturing companies, medium enterprises are the companies which are having their capital of 20 crore rupees. Okay, so the company which are having their capital of 20 crore rupees, all these companies are coming under medium enterprises. Okay, now erstwhile the existing criteria was there, and as per this existing criteria you can see over here is 10 crore rupees. Earlier medium enterprises were coming under the 10 crore rupees of capital, but now the company is having 20 crore of capital, they are coming under medium enterprises. So here is the detail about the MSME sector of manufacturing companies. Okay, but now if we talk about the service enterprises, here you can see that in service enterprises, the companies who are having their capital of 5 crore rupees, they are coming under the micro companies. So now, from now the definition has been changed, and micro companies are companies which are having their share capital of 5 crore rupees. In the same way,
earlier the amount was 10 lakh. The companies which were having 10 lakh rupees of capital, they were coming under this micro enterprises in service sector. And if we talk about the small enterprises under service sector, so here we can see that 50 crore of amount is there. The companies which are having capital of 50 crore rupees, they are coming under the small enterprises. Okay, and earlier what was the criteria? 2 crore rupees. The companies which are having their capital of 2 crore, they were coming under the small enterprises, but now the companies having 50 crore rupees, they are coming under small enterprises. Now we can see here medium enterprises and service sector. In existing criteria, 5 crore rupees were there. The company who are having their share capital of 5 crore rupees, they were coming under the medium enterprises as per the existing criteria. But now the companies who are having their capital of 100 crore rupees, they are coming under medium enterprises. So here you can see that this is the revised criteria or the revised definition of MSME sector, that is micro, small and medium enterprises. And here you can see that this is the criteria of manufacturing sector and here is the criteria of service sector. So this is a very nice thing. Now you might be thinking that why this kind of reform has been made, like why we need to change the definition of MSMEs. There is a need. Why? Here you can see that earlier in this list you can see that in existing criteria the amount is very low. Okay, only in 25 lakh you can start a micro company. Only in 5 crore rupees you can start any small enterprise. But now the criteria has been revised and all those companies which are having their share capital of 1 crore, 10 crore and 20 crore, they are coming under the MSMEs of manufacturing sector. Okay, and rest of the people will be covered under the scheme of so rest of the people are coming under the scheme of Kalyan Yojana. Okay, one more Yojana has been started. In this, all the small businessmen and the street vendors are coming and they are also getting fund. And here now you can see that if we talk about the MSMEs, so this was the definition and rest of the point which are coming under the Atmanirbhar Bharat Part 1. So here you can see that global tender has been disallowed up to rupees 200 crore. So before telling you about this, you might be knowing about global tender. Okay, what is the global tender? Suppose that any kind of tender is there. Our government is releasing any kind of tender. So what was the existing criteria of this global tender? That whatever the tenders are there, government are giving tender to those companies which are offering everything in less amount. Okay, because as we are also thinking about our profit, so as for their profit, they were approaching the companies which were offering less prices and more benefit. Okay, so if we think about this criteria, foreign companies are having more resources and they are able to offer the things in cheaper prices. So in this way, our domestic companies were not getting this global tender. Earlier, this was the criteria and our domestic companies were not getting any kind of global tender just because of this global tender criteria. Like because foreign companies were having cheaper amount of the resources and they were offering more things in cheaper amount and more benefit was there. But now government have decided that if they are having any kind of global tender, they are going to give reservation to their domestic companies. So the tenders which are up to 200 crore, all the tenders up to 200 crore is now going to give just only to the domestic companies of India. Okay, so the company working under India, the companies which are owned by the Indian, they are the domestic companies. And now this decision has been taken as per the Atmanirbhar Bharat Part 1 that in global tenders up to 200 crore rupees of tender,
is now given to only domestic companies of India. So you can call it in a kind of reservation, as we people are getting reservation in education sector. In the same way, now the reservation has been given to these companies also. In global tender, now all the tenders now will be given just only to the domestic companies. If the tender is going up then 200 crore rupees, only in that case they will approach any foreign company. Otherwise, up to 200 crore rupees, all the tenders will be given to domestic companies of India. So this is also a very nice decision, because it is going to develop our economy. The people who are working in our economy, the companies who are working in our economy, they are going to develop by this reform. So here you can see that 2500 crore rupees is being given to the for supporting EPF. Okay, so let me highlight this because this amount is very important. Here you can see, yes, 2500 crore EPF support for the business and the worker for 3 more months. So what is the criteria of this 3 more months? Look, as we all know that just because of this lockdown, what we are facing financial crisis. Okay, and so many of the businessmen and workers are there who are not getting salary, and so many people are there who are not getting any kind of income and earning, no source of earning is there. So in that case, how they will be able to pay their EPF? Now what is EPF? That Employees Provident Fund. Okay, so how they will be able to pay this amount? So just to resolve their problem, government have made this reform that they will get 3 more months. They are getting more duration for paying. We can say that like for this one, they are supposed to pay their EPF for this month. So instead of paying this month, they can pay it 3 months later. Okay, so like this, they will get little bit of relief over here, because when they will started getting their salary, at that time they can pay this amount. Okay, in the same way, here you can see the last point, that is EPF contribution is now reduced and for the business for 3 months, and it is going to this fund is of 6,750 crore. Okay, so this plan which is regarding EPF reduction, so it is going to help out so many businessmen and workers, and if we talk about the exact amount, it is 6,750 crore. This much amount they will get relief over here. So these are some reforms that our finance ministry and our Prime Minister has taken to overcome from the problem we are facing just because of this COVID-19 and this lockdown and financial crisis. So these are really very nice steps, and they are needful. These all points are needful steps, because just we are facing the recession. You know very well that now our economy is moving toward recession. So instead of moving toward recession, what we can do? We can now start something new. Okay, and for starting something new, we are getting so many of funds, we are getting collateral automatic loans, and we are getting many relief over here, and government is planning so well, not only for the MSME sector or just only for the EPF reduction. Atmanirbhar Bharat is having 5 parts. Okay, in 5 parts government have made this plan, and they are looking in all the sectors. They are looking for the aviation sectors as well as for the migrant workers and the small street vendors, as well as they are looking for the fishers and dairy farmings and poultry farming, animal rearing. Everywhere the reforms has been made, and this Atmanirbhar Bharat Abhiyan is going to help out each and every person of our country. So we are really very blessed that we are getting these kind of reform, and these are really very clever step and very nice step our government is taking. So the next we are going to learn. So here you can see the next आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
अपनी इंडियन इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये डिसीजन लिया है। तो आत्मनिर्भर भारत पार्ट 2 में जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन है, इन्होंने जितने भी हमारे पूरे पुअर माइग्रेंट फार्मर्स हैं उनको एक पैकेज इशू किया है। ठीक है, हेयर यू कैन सी दैट आत्मनिर्भर भारत के अभियान में जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, या फिर हमारे माइग्रेंट अर्बन पुअर हैं, स्मॉल ट्रेडर है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, स्मॉल फार्मर, हाउसिंग मेंबर एंड ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब चाहे छोटे मोटे व्यापारी हों या फिर जो छोटे लेवल पे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, उन सबको ये फंड की हेल्प मिलने वाली है। और कैसे ये हेल्प मिलने वाली है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, वन राशन कार्ड फुल्ली रोल्ड आउट बाय मार्च 2021। मतलब कि अभी हम जानते हैं कि राशन कार्ड का क्या सिस्टम होता है कि आपके एरिया का जो मेन राशन कार्ड वाला होगा, एक शॉप, ठीक है, उसी शॉप पे आपको मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट में जाके अपने स्टेट का राशन कार्ड दिखाएंगे तो वहां से आपको बिल्कुल भी फूड पैकेट्स या कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। बट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेंट वर्कर्स, क्योंकि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये सब इधर उधर हो गए हैं, सब अपनी बर्थ प्लेस पे यहाँ पे इस टाइम नहीं है, या फिर जहां से उनका राशन कार्ड बना है वहां पे वो नहीं है, और वो लॉकडाउन की वजह से इतने फंस गए हैं जो बीच में, उसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे वन राशन वन नेशन का शुरुआत की गई है, जिसके तहत हमारा पूरे इंडिया में बस केवल एक राशन यहाँ पे लागू किया गया है मार्च 2021 तक। ठीक है, तो जितने भी हमारे माइग्रेंट पुअर वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स या फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, उन सभी को अब एक राशन कार्ड से कहीं पे भी राशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये राशन बांटे जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसका फायदा उठा पाएंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे यहाँ ये है कि 2% इंटरेस्ट सबवेंशन इज देयर फॉर 12th मंथ। ठीक है, शिशु मुद्रा लोन स्टार्ट किया गया है 12 महीने का, मतलब 1 साल का ये शिशु मुद्रा लोन स्टार्ट किया गया, जिसपे केवल 2% इंटरेस्ट है, और इसमें कम से कम 1500 करोड़ रुपए की रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो है 6000 करोड़ एम्प्लॉयड पुश टू द कैंपा फंड। यहाँ पे कैंपा फंड शुरू किया गया है जिसमें कि 6000 करोड़ एम्प्लॉयज को यहाँ पे एनरोल किया जाएगा और इन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, और जिससे कि धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी में सुधार हो। अब यहाँ आप एक और पॉइंट देख सकते हैं, 30,000 करोड़ ऑफ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर थ्रू नाबार्ड। जो हमारा नाबार्ड है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को देखता है, नाबार्ड ने अब ये 30,000 करोड़ रुपए का फंड एडिशनल इमरजेंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंडर में फार्मर्स की हेल्प करने के लिए इशू किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जो आरबीआई ने यहाँ रिफॉर्म किया है, कैश की लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ाने के लिए जो रिफॉर्म किया है, तो ऐसे इन लोगों ने प्लानिंग की है। ये होते हैं डिसीजंस, ये है गवर्नमेंट का प्लान, जिससे कि सबसे पहले जो पार्ट 1 निकला था हमारा आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें केवल एमएसएमईज को बेनिफिट्स दिखाए गए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि बस केवल एमएसएमईज को ही फायदा क्यों होगा, बाकी के जो सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी को, उनको कैसे फायदा होगा। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट 2 निकला, जिसमें कि सारे हमारे फार्मर्स, माइग्रेंट्स और जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो हमारे छोटे लेवल पे काम करने वाले बिजनेसमैन होते हैं, उन सबको यहाँ पे इस तरह से हेल्प दी जा रही है कैंपा फंड्स और मुद्रा लोन्स के द्वारा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत पार्ट 3 है, इसमें हमारे एग्रीकल्चर, फिशरीज जितनी भी हैं उनको हेल्प दिया गया है। उसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर गवर्नमेंट इज थिंकिंग। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो कि काम कर रही है। बस केवल एक सेक्टर उन्हें नहीं देखना है, हमारी पूरी इकोनॉमी के हर एक सेक्टर पे इनका ध्यान है और हर एक सेक्टर पे ये काम कर रहे हैं। कैसे हर एक सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं वो, और कैसे हर एक सेक्टर का यहाँ पे फायदा हो सकता है, इसके बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग नाउ। एज वी कैन सी दैट पार्ट 3, so here you can see that in part 3 of Atmanirbhar Bharat there are 11 measures they have taken.
11 important measures they have taken, important decision they have taken, जिसमें से कि हमारे जो 8 इंपॉर्टेंट मेजर है वो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हैं। बाकी इसके बाद जो 3 मेजर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के अंदर आते हैं, और ये सारे जितने भी रिफॉर्म्स बनाए गए हैं ये रिमूव कर रहे हैं जिस तरह के भी हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे मार्केट में उनको, एंड फॉर रिमूविंग द सेल ऑन स्टॉक लिमिट ऑफ द फार्म प्रोड्यूस, मतलब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मिंग हो रही है उसके प्रोडक्शन में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको सेल करने में जो जो प्रॉब्लम आ रही है, इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हर एक पॉइंट पे सोचा जा रहा है और हर एक पॉइंट को सुधारने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कोशिश की जा रही है हमारी गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाबार्ड ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। यहाँ पे फार्मर्स को हेल्प करने के लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इशू किया है ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, और ग्राउंड लेवल से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। यू नो हाउ फाइनेंस मार्केट ऑफ इंडिया इज वर्किंग, दे आर वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। जो रियलिटी यहाँ पे हो रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस की जा रही है माइग्रेंट वर्कर्स और जो हमारे मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, उनको सबसे ज्यादा यहाँ लॉकडाउन या कोरोना वायरस की वजह से इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उस पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग अपॉन द ग्राउंड लेवल। नाउ यू कैन सी 2% ऑफ subvention is given for the 12 month of शिशु मुद्रा लोन्स, और यहाँ पे फार्मर्स को 1500 करोड़ का शिशु मुद्रा लोन जो कि 1 साल का है उस पे only 2% of interest they are charging. So here you can see that how much they are working for the welfare of farmers. And then after 13,343 crore is here for National Animal Disease Control Program. This is also launched by our Finance Minister श्रीमती निर्मला सीतारमन। ओके, सो यहाँ ना केवल वर्कर्स या फिर लोगों पे काम किया जा रहा है, यहाँ एनिमल्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट काफी ज्यादा रिफॉर्म्स यहाँ पे कर रही है। 13,343 करोड़ का पैकेज यहाँ दिया गया है एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च करने में। देन आफ्टर यू कैन सी द 4th पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। हमने यहाँ पे देखा आत्मनिर्भर भारत के फर्स्ट पार्ट में एमएसएमईज को जो फायदे मिले हैं, सेकंड पार्ट में जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स, स्टोर कीपर या सेल्फ एम्प्लॉयड छोटे छोटे बिजनेस करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और उसके बाद थर्ड पार्ट में जो हमें यहाँ पे मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर और फिशरी सेक्टर या फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज द एनिमल वेलफेयर ऑल्सो। एंड देन आफ्टर आत्मनिर्भर भारत पार्ट 4 is here with the new horizons of growth which is detailed by Srimati Nirmala Sitharaman. Here you can see now which sector we are focusing upon is coal, minerals एंड डिफेंस प्रोडक्शन। हमने हर एक सेक्टर पे ध्यान दिया, हमने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर्स पे ध्यान दिया, उसके बाद हमने ध्यान दिया फिशरीज पे, एग्रीकल्चर पे, माइग्रेंट वर्कर्स पे, छोटे तबके पे काम करने वाले सारे बिजनेसमैन पे, और उसके अलावा फिशरीज, एग्रीकल्चर, animal husbandry, everywhere our finance ministry is working. And now the part 4 of Atmanirbhar Bharat, here you can see with the reforms in 8 sectors, and this reform is made in 8 sectors, that is coal, minerals, defense production, civil aviation, power sector and social infrastructure, space and atomic energy. These are the 8 sectors upon which now government is focusing as per the Atmanirbhar Bharat part 4. Now here they are aimed to boost the economic growth and to create the new jobs. And just because of this pandemic and just because this financial crisis, completely unemployment is spreading out in our country, and how they are going to sort out this problem, here you can see that coal sector में हमारा 50,000 करोड़ rupees का investment किया जा रहा है for building the evacuation infrastructures. And then after in defense sector there is FDI, foreign direct investment is there, and it is raised till 74%. अब यहाँ पे आप देखिए
जो पहले 49% की FDI होती थी हमारी डिफेंस सेक्टर में, वो FDI अब हो गई है 74%. नाउ वी कैन गेट मोर कैश एंड वी कैन गेट मोर मनी एंड आवर इकोनॉमी कैन गेट मोर लिक्विडिटी थ्रू दिस डिसीजन. देन आफ्टर यू कैन सी दैट पावर सेक्टर में यहाँ पे वर्क किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ PDC इन UTs, यानी हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पावर डेवलपमेंट प्लांट्स जो हैं हमारे, उनके जो पावर सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है. जैसे ही गवर्नमेंट इन यूनिट्स को प्राइवेटाइज करेगी, इससे मार्केट में जो जितनी भी फंड्स हैं वो प्राइवेट में जाएंगे, और जब फंड्स प्राइवेट में जाएंगे तो धीरे धीरे वो पब्लिक में सर्कुलेट होंगे. तो ये डिसीजन जो लिया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन के द्वारा कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पावर प्लांट्स को, उनके पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाएगा. एंड देन आफ्टर एटॉमिक एनर्जी पे भी यहाँ पे वर्क किया गया है. एटॉमिक एनर्जी सेक्टर्स के लिए भी फंड इशू किए गए हैं और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं. So this is what the government of India is thinking for fighting against this world pandemic as well as for fighting against this recession. Entire global economy is going toward recession, and how they have to fight to this scenario, these plans our government is making. So this Atmanirbhar Bharat Abhiyan is going to be very important point for your examinations, as for paper 4 of current affair in CSET, you need to know about the each and every point of the financial market of our economy, and this is a very big reform in the finance market of India. And now after Atmanirbhar Bharat part 1, part 2, part 3 and part 4, here we have Atmanirbhar Bharat Abhiyan part 5. In this part 5, here you can see that the government reforms are there in detail, and what the government is doing as per this, you can see that in this part 5, government is working upon the Manrega programs as well as health, education, business. In these sectors, government is going to work upon. In Atmanirbhar Bharat part 1, we discussed about the MSMEs. Then after Atmanirbhar Bharat part 2, we discussed about the agriculture and the migrant workers and the street vendors. In Atmanirbhar Bharat part 3, we discussed about the fisheries and agricultural development and infrastructure development. In part 4, we discussed about the 8 sectors upon which government is working, as like coal, mines, minerals, and atomic energy, space and civil aviation. And now in part 5, government is focusing upon the education, business and health and Manrega programs during this coronavirus disease. So what is the plan of government over here? You can see that Decriminalization of Companies Act is now ease of doing business. Policies are now more updated, and policies related to the public sector units and state government and resources related to it are now. This is the main focus point of Atmanirbhar Bharat part 5. Now in this part you can see that government has issued 40,000 crore in allocation of Manregas. We know very well through this Manrega programs, many of the workers are getting employment, and now our government, our finance minister Nirmala Sitharaman has taken this decision that 40,000 crore rupee fund is going to be given to the Manrega employees. So here they are increasing employment through this program. And then after technology driven education, we all are nowadays following the digital education. Through digital platform, we are completing our education. We are ensuring the continuity of our education through digital modes. And here, the equity post of COVID-19, our government has launched eVidya. This is a technology driven, it is a digital platform for the education sector where they can get better education and enhance their knowledge on digital platform. Then after, ease of doing business policy is now improved,
and through IBC related measures they have taken. Ease of doing policy for corporate is now increased, and public sector enterprises policy for new and self-reliant India. And now let us discuss that what is the main points of these reforms. Here you can see that what is ease of doing business policy. So as I discussed this policy earlier in some videos also, that ease of doing policy is that whenever any enterprise or any person is, any sole proprietor or partnership firm is starting, they need so much of clearance and many restrictions are there, many hurdles are there. Normally हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के काम में बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, ठीक है. तो ये जो झेलने वाली सिस्टम है, इसको कम करना ही एज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी है, ठीक है. एज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स या ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे कि किसी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने में, या फिर जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन करने में बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको सॉल्व करना और उनको ईजी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं जिसको कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के अंडर में डाला जाता है. Then after there is reform in IBC also and there is reform in corporate affairs also, as well as अगर हमें अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें हर एक पर्सन को, हर एक अपने भारत के नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा. तो इसीलिए अब क्या है, धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा रहा है और हर एक पर्सन को उनके अंदर जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है या जो भी उनकी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं. क्योंकि अब जो हमारी ये इकोनॉमी इतनी ज्यादा डाउनवर्ड होती जा रही है, इतनी ज्यादा नीचे जा रही है, तो इस इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए एक तो कैश की लिक्विडिटी को यहाँ पे मेंटेन किया ही गया है, उसके साथ साथ हर एक नागरिक को हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा. जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर एक व्यक्ति को हमें आत्मनिर्भर बनाना है. इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हर एक सेक्टर पे वर्क किया है. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5 पार्ट अभी तक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च की गई है और इन सारी पॉलिसीज ने हर एक सेक्टर पे ध्यान दिया है, चाहे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फिशरी, डेयरी, कोल माइन, सिविल एविएशन, और हर एक डिपार्टमेंट पे पूरा ध्यान दिया गया है ताकि हमारी इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पे रोल हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड, और जो भी डिसीजंस लिए गए हैं और जो भी प्लानिंग बनाई गई है वो हमारे भारत को, हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जो ये मंदी की तरफ जा रही इकोनॉमी को है इसे ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है. सो होप that each and every point is very clear to you all. Till then you all just stay safe and take care of yourself. Thanks a lot.